जो समाज छोटी गिनती में होता है वो बराबर के अधिकार मांगता है, लेकिन हम मांग रहे हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं हम नहीं देंगे क्योंकि उनको उसी स्थिति रहने में ज्यादा पॉलिटिकल फायदा है। लिहाजा इस देश के संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड लिखा हुआ है। जब भी आप उसकी बात करेंगे तो कुछ लोग नाराज हो जाएंगे, कुछ लोगों को बुरा लगने लगेगा। लिहाजा आपको छोटी सी घटना बताता हूं। 1976 में भारत की पार्लियामेंट में 3 दिन तक चर्चा हुई और उस चर्चा के बाद 42वां संविधान संशोधन बिल पास हुआ। उस 76 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ, उसकी 7वीं सूची के अंदर यह कहा गया सरकार से कि राज्य सरकार और केंद्र सरकारें जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के एक पॉलिसी बनाएं, परिवार नियोजन को लेकर एक पॉलिसी बनाएं। लेकिन सन 1976 से लेकर के 2019 आ गई है, सरकारों ने इसको इसलिए नहीं छुआ कि उनको लगता है कि इसे छुएंगे तो हम कम्युनल हो जाएंगे। दुनिया का कोई देश ऐसी बेशर्मी के साथ नहीं चलता है। आप राष्ट्र चलाते हैं, आपके सामने राष्ट्र और देश होना चाहिए। कौन नाराज होगा कौन नहीं नाराज होगा इसका मतलब नहीं है। सबकी नाराजगी से और सबकी खुशामद करने से यह देश इस हालत में पहुंच गया है कि आप सच को सच नहीं कह रहे हैं। मुझे ऐसी कुछ सूचनाएं हैं, इसके ऊपर कानून जल्दी बनने जा रहा है। कानून कब बनेगा, कैसे बनेगा, लेकिन कानून बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई। लिहाजा एक नहीं अनेकों चीजों पे लड़ना है। हजारों ऐसी घटनाएं हैं जिसको आपको नहीं बताया गया कि भारत का संविधान बना 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया, लेकिन उसी संविधान के अंदर उस संविधान सभा के लोगों ने यह कहा कि यह भारत का संविधान जो है, इसके ऊपर अगर भारत न लिखा जाए और कोई भी दुनिया का आदमी इसको देखे तो देखते ही वो ये कहे कि यह भारत का संविधान है, ऐसा हम इसमें क्या कर सकते हैं। ये सारा आर्काइव में रखा है, ये कोई मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सब आर्काइव में रखा है। आपको कभी पढ़ने नहीं दिया गया और आप में ये जिज्ञासा पैदा नहीं हुई और आपको नई नई कहानी सुनाते गए। लिहाजा इतिहास में बहुत सारी चीजें दब गई हैं। इस वक्त देश में सिर्फ इतना ही हो रहा है कि कुछ सच बता दीजिए, बाकी लोग अपने आप खोज लेंगे। भारत के नेशनल आर्काइव में जाइए, उस आर्काइव के अंदर वो संविधान रखा हुआ है जिस संविधान के अंदर यह कहा गया था कि इसको देखते ही ये भारत का संविधान लगे। तो नंदलाल बोस को आपने बंगाल से बुलाया और नंदलाल बोस के साथ में 9 लोगों की टीम बनाई और शांति निकेतन के बहुत सारे स्टूडेंट्स को साथ लेके आए और उनसे कहा कि आप इस संविधान की पूरी समीक्षा करें, इसको पढ़ें और इसकी आत्मा से क्या निकलता है वो तस्वीरें इसके ऊपर बनाएं। उस डिसीजन लेने वाली कमेटी में एक भी कट्टर हिंदू और आरएसएस का आदमी नहीं था। किसी ने ये नहीं, उस वक्त जो लोग थे, उस नंदलाल बोस ने 22 स्केचेस बनाए, उनको अप्रूव किया गया और फिर भारत के संविधान में जहां जहां जिस पन्ने पे जगह खाली थी उसमें वो स्केचेस भर दिए गए। ये सब कुछ अप्रूव करने के बाद हुआ, फिर वो अप्रूव भी हो गया, वो संविधान की कॉपी भी छपी। लेकिन इस देश में अजीबोगरीब स्थिति है। किसको लगा कि ये तस्वीरें देश के लिए कुछ लोगों को नाराज करेंगी, तो आपने चुपचाप से बगैर बताए डाका डाला और उस 22 तस्वीरों को, 22 स्केचेस को जो भारत के संविधान में बने थे उनको हटा दिया। आपको मालूम है कि जो प्रीएम्बल लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया दैट इज भारत, ये उसके ऊपर लिखा हुआ है। उसके ऊपर अगर पहली तस्वीर थी और अगर वो तस्वीर होती, इसीलिए मैंने कहा कि बहुत सोच करके, बहुत चतुराई के साथ, एक डिजाइन के साथ, एक कॉन्स्पिरेसी के साथ इस देश के साथ उस वक्त के बौने नेताओं ने गद्दी पे बैठने के लिए हर वो काम किया कि जिससे आप अपनी 5000 साल पुरानी सनातन संस्कृति की तरफ न लौट जाएं। उसके पहले पन्ने पे जहां लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया दैट इज भारत, उस पे पहली तस्वीर भगवान राम की, सीता जी की और हनुमान की बनी हुई है। क्या इसको उठाना, क्या इस सवाल को समाज के सामने रखना सांप्रदायिकता है?
किसी के मजहब के खिलाफ बोलना है, तो सवाल यह है कि हम हर बात को आप अगर इस चश्मे से देखेंगे तो फिर लोग ये भी पूछेंगे कि आप ऐसी टोपी क्यों लगाए हुए हैं, फिर आप तिलक क्यों लगाए हुए हैं। मैंने सुना है कि झारखंड के कुछ इलाकों में तिलक लगा के जाने से कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, 2 हत्याएं हो चुकी हैं। वो दिन दूर नहीं है कि अगर आपने बहादुरी से, सच्चाई से सामना नहीं किया तो लोग आपको आपके घर में आके पूछेंगे आज ये पूजा क्यों कर रहे हैं, ये नहीं करनी है। एक पुजारी पूजा करता था, गरीब आदमी था, वो भजन गाता था। कुछ लोगों ने कहा ये भजन से हमारे मजहब के खिलाफ है। वो गरीब पुजारी समझ ही नहीं पाया कि क्या शातिर लोग। उसने कहा मैं तो सिर्फ 2 वक्त ये भजन लगाता हूं, आधे आधे घंटे के। उसने नहीं सुना, दूसरे दिन उसकी हत्या कर दी गई। इस देश का संविधान, इस देश का सिस्टम, सरकारें और ये निजाम उस आदमी के साथ नहीं खड़ी हो रही जो मासूम है, जो मजलूम है। सरकारें डरती हैं और सरकारें डरती हैं तो सरकारों के तंत्र भी डरते हैं। इसकी एक घटना आपको बताता हूं दिल्ली की। अगर इस देश में कोई एकमात्र विदेशी मुसलमान है, एकमात्र विदेशी, बाकी 99 नहीं 110% यहीं के कन्वर्टेड मुसलमान हैं जो हमारे और आपके बीच बदल गए, जो तलवार के जोर से जिन्होंने शलवार पहन ली, जिन्होंने 2 रुपए किलो चावल के लिए मजहब बदल लिया, जिन्होंने जजिया देने के लिए अपना मजहब बदल लिया, उन लोगों से तो मुझे शिकायत नहीं है। एक आदमी है दिल्ली के अंदर और एक बहुत पुरानी मस्जिद है, उस मस्जिद का नाम है जामा मस्जिद, जो दिल्ली में है। उस मस्जिद के इमाम का नाम है अहमद बुखारी, उसके पिताजी का नाम था सैयद बुखारी। उस दौर से मैं देख रहा हूं, किसी सरकार में हिम्मत नहीं है कि अगर उस मस्जिद के बिजली का बिल 2 करोड़ रुपए है तो ले ले। उस मस्जिद का इमाम जो पिछले 70 सालों से फतवा जारी करता था, इसको वोट दो, इसको वोट मत दो, वहीं से हिंदुस्तान के मुसलमानों की सियासत चलती थी। उसी इमाम के ऊपर जब दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, सुपर कांग्रेसियों की सरकार थी, उसके ऊपर कुल मिला के 65 FIR हैं। 5 FIR में उसका वारंट है, अरेस्ट वारंट है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि समाज की खामोशी, आपकी जानकारी का अभाव और आपके बीच में से निकल के जज बनने वाले, DIG बनने वाले, ये तमाम सारे लोगों को किस तरीके से भ्रमित किया हुआ है। उस 5 नॉन अवेलेबल वारंट के बारे में जब सुनवाई हुई तो दिल्ली हाई कोर्ट ने 1 घंटे की सुनवाई के बाद यह ऑर्डर किया कि 24 घंटे में इस आदमी को अरेस्ट किया जाए। आपको सुन के ताज्जुब होगा, दिल्ली पुलिस बहुत तेज तर्रार है, दिल्ली में है, हाईली इक्विप्ड है, हाईली सेंसिटिव है। दिल्ली पुलिस के ऊपर दबाव डाला गया वहां की राज्य सरकार ने, और उस वक्त की जो मोहतरमा थी अब वो नहीं रही, चली गई। दिल्ली पुलिस ने अपना एफिडेविट दिया है। जरा सोचिए तो, कभी कभी ऐसा लगता है कि सूरज को जुगनू डरा रहा है। अपना एफिडेविट दिया दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट में कि अगर हमने इसकी गिरफ्तारी कर ली तो दंगा भड़क जाएगा। आज उस घटना को 7-8 साल हो गए। मैं दिल्ली में 25-30 साल से हूं, चीजों को बहुत पास से देखता हूं। आज तक, खत्म करने वाला हूं, बेफिक्र रहें, आज तक दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया। और उसके बाद हाई कोर्ट ने पूछा नहीं कि इस देश का एक आदमी जो इमाम की शक्ल में माना हुआ गुंडा है, जिसके ऊपर 65 FIR है, 5 नॉन अवेलेबल है, वो किसी पार्टी के लोगों ने उसके ऊपर धाराएं नहीं लगाई हैं, कोई FIR किसी ऐसी नहीं हुई, लेकिन विधि विधान के साथ होने के बावजूद भी इस देश की सुप्रीम कोर्ट और इस देश की हाई कोर्ट और इस देश की पुलिस एक गुंडे के सामने बौनी बनी हुई है। आप चाहते हैं इस तरीके की मिसालों से इस देश के युवा का मनोबल बढ़ेगा? क्या इस देश के युवा इसी किस्म से नहीं डराएंगे?
क्या इस देश में युवा यह बनने की कोशिश नहीं करेंगे कि जो कानून का पालन करता है उसकी आप गर्दन दबा देते हैं, और जो कानून की धज्जियां उड़ाता है उसे आप अरेस्ट नहीं कर पाते हैं? किस मुंह से आप इस देश के अंदर बराबरी की बात करते हैं भाई? लिहाजा समय का अभाव है। मैं पहली बार किसी ऐसे फंक्शन में आया हूं कि जब तक हम दिल्ली में थे, बंगाल में थे, तो जो शिवाजी के बारे में शौर्य गाथाएं हम सब ने सुनी है, शायद हमें यह बोध भी नहीं होता कि शिवाजी महाराष्ट्र के रहने वाले थे या वो मराठा थे। शिवाजी थे, इतना ही काफी था पूरे देश के। और शिवाजी का जब जब नाम लिया गया उत्तर भारत में, किसी ने उनके साथ ये नहीं जोड़ा कि वो मराठों के नेता थे या मराठों के बादशाह थे, किसी ने नहीं जोड़ा। इसलिए इतिहास की भूलों को किताबों में अगर है, और ये इस देश को सुपर सेकुलर बनने का शौक हो गया है, तो ऐसा सेकुलरिज्म नहीं चाहिए जिसमें मेजॉरिटी का आदमी मरे और माइनॉरिटी का मरे तो दोनों में फर्क किया जाता हो। एक को खुलेआम नंगा नाच करने की छूट हो क्योंकि वो माइनॉरिटी है, और एक आदमी मर भी जाए तो उससे कहा जाए तुम्हें रोना नहीं है क्योंकि कुछ लोगों को बुरा लगेगा। तो इस देश में एक उपराष्ट्रपति भी है जो मेरे ही यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर भी था, माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन था, ईरान के अंदर एम्बेसडर भी था। उसकी मक्कारी देखिए, 10 साल तक इस देश के संवैधानिक पद पे रहा, और जिस दिन उतरा उसने पहला स्टेटमेंट दिया कि भारत में मुस्लिम असुरक्षित हैं। उसके बयान में, पंचर जोड़ने वाले के बयान में, और जावेद अख्तर जो बहुत पढ़ा लिखा है मुंबई में, और आमिर खान जो बहुत पढ़ा लिखा है, इन सब के बयानों में एक ही बात है कि इस देश की मेजॉरिटी को पंजों के बल खड़ा रखो, हमेशा इसको अपोलोजिस्टिक रखो, हमेशा ये इस कुंठा में रहे कि हम ये करेंगे तो कुछ लोग नाराज हो जाएंगे। मैं कहता हूं 2019 के भारत में अगर जिसको डर लगता है तो ये डर लगना चाहिए, और ये डर अच्छा है।